वेलकम टू सिविल कोर आईएएस। कल हम 45 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। आज 46 टू 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? देवी चंद्रगुप्तम, बिल्हन, हमीर महाकाव्य, नैचंद्र सूरी, मिलिंद पन्हु, नागार्जुन, नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी। यानी ये सारे साहित्यिक कृत्य है और ये उनके रचनाकार है। पूछ रहा है कि क्या ये सही सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। अब देखते हैं, एक एक ऑप्शन के एनालिसिस करते हैं। बिल्हन, ये रहे बिल्हन, जो 11वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि थे। बिल्हन को उनकी प्रेम कविता चौर पंचाशिका के लिए जाना जाता है। अन्य पुस्तक जो है विक्रमांक देवचरित्र और कर्ण सुंदी नाटिका है। विक्रमादित्य षष्टम जो है कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। कल्याणी के चालुक्य वंश का। उनकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित्र के रचयिता बिल्हन तथा मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर थे। यानी विक्रमांक देवचरित्र के रचयिता बिल्हन और मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। विक्रमादित्य षष्टम जो कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक थे उनके दरबार में रहते थे। बिल्हन राजकवि थे। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय विक्रमादित्य षष्टम में चालुक्य विक्रम संवत चलाया गया 1076 ईस्वी में। हमीर महाकाव्य जैन विद्वान नैचंद्र सूरी द्वारा लिखित है। मीन्स हमीर जो है महाकाव्य वो जयचंद ये नैचंद सूरी द्वारा लिखे थे। सॉरी, मैंने जयचंद बोल दिया था, नैचंद सूरी होगा। 15वीं शताब्दी की भारतीय संस्कृति महाकाव्य कविता है। 13वीं शताब्दी के चाहमान राजा हमीर की एक जीवनी है। यानी 13वीं शताब्दी के चाहमान राजा हमीर की एक जीवनी है। सोमदेव सूरी यशस्ती चंपू यशस्तिलक चंपू नीति वाक्यामृत नामक ग्रंथों की रचना की। यानी एक तो इनका नीति वाक्यामृत हो गया और दूसरा है यशस्तिलक चंपू। विशाखा दत्त, जो संस्कृत में विशाखा दत्त है, उनकी एक मुद्रा राक्षस उन्होंने लिखा। और देवी चंद्रगुप्तम, 2 नाटक लिखे वो। विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक रचना है, मौर्य राजवंश से संबंधित है। यानी मुद्रा राक्षस जो है वो नायिका विहीन नाटक रचना है और मौर्य राजवंश से संबंधित है। देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त की कथा का वर्णन है। यानी मुद्रा राक्षस मौर्य राजवंश से और देवी चंद्रगुप्तम गुप्त वंश से रामगुप्त की कथा का वर्णन है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद प्रश्न, नागसेन द्वारा रचित है। मिलिंद पन्हो ये नागार्जुन नहीं, नागसेन द्वारा रचित है। इसमें यवन राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन है। इसमें 7 सर्ग है। नागार्जुन के बारे में जानते हैं। भारत के एक महायान बौद्ध विचारक, संत और दार्शनिक थे। नागार्जुन की किताबें माध्यमिक कारिका, युक्ति पुष्टिका, शून्यता सप्तति, सतसहस्त्रता, विग्रह व्यावर्तनी है। इस नाम को आप दोबारा देख लें कि नागार्जुन का जो है क्या क्या पुस्तक का नाम है, ताकि ये जब अगली बार इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो अगर कन्फर्म याद ना हो तो फिर भी गेस किया जा सके। ठीक है, तो हमारा देवचंद्र का बिल्हन ये देवी चंद्रगुप्तम का बिल्हन गलत हो गया। हमीर महाकाव्य नैचंद सूरी सही है। मिलिंद पन्हो का नागार्जुन नहीं नागसेन है, ये भी गलत हो गया। और नीति वाक्यामृत का सोमदेव सूरी है। तो इसमें से केवल 2 ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर पे, देखते हैं क्या है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। अब ये स्टेटमेंट दे दिया। उपयुक्त स्टेटमेंट प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय का एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो ये जैन धर्म का है। अब कैसे, देखते हैं जैन धर्म का कैसे है। आत्मा का विस्तार, अब इसका मीनिंग समझते हैं कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है। यानी सामान्यतः अधिकतर धर्मों में आत्मा केवल मनुष्य या जीव जंतु में माना जाता है। इस कथन में कहा गया है कि जैविक जीवन से परे प्राकृतिक वस्तुएं भी आत्मा धारण करती है, जिसमें शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुएं भी है। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण इसका क्या कहता है? यह विचार जो है मुख्यतः जैन धर्म और कुछ आदिवासी धार्मिक परंपराएं और धार्मिक पर्यावरण दर्शन में देखने को मिलता है। जैन धर्म सभी जीवों में आत्मा है, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव भी जीवित माने जाते हैं। आदिवासी धर्म पर्वत, नदियाँ और पेड़ भी पवित्र और जीवित माने जाते हैं। जैन धर्म में सूक्ष्म जीव में भी आत्मा माने जाते हैं, इसीलिए उसमें कृषि की मनाही है, खेती की मनाही है, क्योंकि खेती करने से सूक्ष्म जीव फसल भी में प्राण होता है, ये जैन धर्म मानता है, इसीलिए उसमें खेती की मनाही है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर। विजयनगर साम्राज्य
के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर, जो अभी ये कृष्णा की सहायक नदी है वर्तमान में, तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण। अब इसमें हम देखते हैं कि कुल्या का मतलब क्या होता है, यानी कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण किया। मान लेते हैं कि ये नहर जा रही है, ठीक, यहाँ नहर जा रही है, ठीक। अब ये नहर किससे होकर के जाएगी, तो इसके लिए एक जो संरचना बनाया जाएगा, ये जो एक संरचना बनाया जाएगा और इसी से जो कि नहर जा रही है, ये एक पुल टाइप का ही है, तो पुल टाइप नहीं है, मतलब नहर जाने के लिए जो संरचना है उसी को कुल्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें से किसने कुल्या का, नहर एवं कुल्या का निर्माण करवाया, तो आंसर होगा देवराय प्रथम। अब देखते हैं, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। उसका राज्यारोहण होते ही तुंगभद्रा दोआब यानी रायचूर को लेकर बहमनी शासक फिरोज से युद्ध हुआ। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है, यानी तुंगभद्रा दोआब रायचूर को लेकर जो है बहमनी शासक फिरोज से युद्ध हुआ, जिसे सोनार की बेटी का युद्ध कहते हैं। तो ध्यान रखें, सोनार की बेटी का युद्ध जो है वो देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज से संबंधित है। देवराय प्रथम में तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर तक नहरें बनवाई। उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया, यानी वो तुंगभद्रा नदी पर भी बांध बनवाया और हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। देवराय प्रथम के दरबार में हरविलासन का रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे, ठीक। यानी देवराय प्रथम के दरबार में हरविलासम का रचनाकार और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। प्रथम इतालवी यात्री निकोलस कोंटी, जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया था। निकोलस कोंटी जो प्रथम इतालवी यात्री, यानी उस समय इटली की थी। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर आया था, यानी मल्लिकार्जुन के समय में चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य आया था। बाकी ये दोनों ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी एनालिसिस नहीं की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव यानी दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था। कह रहा है कि मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों को दे दिया था। अहमद शाह, महमूद बेगरा, फिर बहादुर शाह, महमूद शाह। तो इसका आंसर है बहादुर शाह। अब देखते हैं इसके बारे में। बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक शासन किया। उसके काल में गुजरात की शक्ति चरम पर थी। उसने 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया। बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को दीव में पराजित किया। पुर्तगालियों की नौसेना को 1535 ईस्वी में वायसराय नूनो द कुन्हा ने पुर्तगाल द्वारा बंदरगाह के उपयोग के लिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ एक संधि की। बहादुर शाह की हत्या 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से उस समय कर दिया जब वह पुर्तगाली जहाज पर संधि के लिए गया था। वहाँ झगड़ा हो गया, वह बहादुर शाह पानी में कूद गया या फेंक दिया गया, जिससे वह समुद्र में डूबकर मर गया। अब देखते हैं महमूद बेगरा के बारे में। महमूद बेगरा 1458 से 1511 ईस्वी तक उसका समय काल है। इसे गिरनार व चंपानेर को जीतने के कारण बेगरा भी कहा जाता है। राज विनोद नामक बेगरा की आत्मकथा भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी थी, ठीक। 1508 ईस्वी में बेगरा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से चौल के निकट नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया, किंतु पुर्तगालियों को दीव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो सबसे पहले पुर्तगाली को दीव किसने दिया था, तो बहादुर शाह ने दिया था। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं महमूद बेगरा का आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह हिस्ट्री की क्वेश्चन है, एक एक ऑप्शन एनालिसिस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर अहमद शाह के बारे में अगर मैं एनालिसिस करूँ तो बीच में आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। महमूद शाह बेगरा और बहादुर शाह के बारे में इसलिए एनालिसिस किया गया क्योंकि ये दोनों दीव से रिलेटेड थे, ठीक, पुर्तगाली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया, यानी मान्यता दी गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। यानी रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो कह रहा है किस अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल कहा गया, तो वो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट होगा। अब देखते हैं, ये रहा हमारा
कंपनी के शासन के संबंधित एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, केंद्रीय प्रशासन की नींव डाला गया, इस समय रखी गई। मद्रास व बम्बई गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया, ये केंद्रीय प्रशासन की नींव का आधार बना। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाने लगा भारत का। पहला वारेन हेस्टिंग थे भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि यही पहले बंगाल का थे जब भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे तो वही होंगे। गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य यानी कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे। इसी अधिनियम में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ कलकत्ता में। कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना इसी अधिनियम में प्रतिबंध कर दिया गया था। यानी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना एवं भारतीयों से गिफ्ट एवं किसी भी टाइप का ब्राइब यानी रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। COD कंपनी के डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी जो राजस्व, दीवानी और सैन्य मामला देखती थी। ठीक, कंपनी ये सभी मामला जो है राजस्व, दीवानी और सैन्य मामला का रिपोर्ट करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करती थी। COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल जिसको कहते हैं, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, इसकी कार्यकाल 4 वर्ष का था। प्रतिवर्ष 1/4 सदस्य रिटायर्ड होते थे। ठीक, अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में आया था हमारा 1773 को सुधार करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट या बंदोबस्त अधिनियम कहा जाता है, तो आप इसे देख लीजिए। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, कंपनी के कार्य जो है वो पृथक कर दिए गए 1784 में। एक व्यापारी कार्य के लिए अलग और राजनीतिक कार्य के लिए अलग मंडल का गठन किया गया। तो पहले से तो COD था ही कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल तो था ही, तो वो व्यापारिक कार्य देखेगा। राजनीतिक कार्य देखने के लिए एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठन किया गया ब्रिटेन में, जो न्यू बॉडी है। अब ये रहा BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो यहाँ व्यापारिक COD देखते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल, और राजनीतिक BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल देखते थे, एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक बोर्ड। यही द्वैध शासन प्रणाली कहलाया, यानी व्यापारिक मामले अलग, राजनीतिक मामले अलग, तो 2 अलग अलग शासन कर रहे हैं, तो इसीलिए ये द्वैध शासन कहलाया, डबल गवर्नमेंट। अब देखते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री मैनेज करते थे। जो हमने पहले देखा कि 1773 में राजस्व यानी रेवेन्यू, सिविल दीवानी और सैन्य मामला मिलिट्री मामला। तो यहाँ अब एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल और एक है नियंत्रक मंडल। तो नियंत्रक मंडल अब रेवेन्यू सिविल और मिलिट्री मैनेज करता था। ब्रिटिश का फुल कंट्रोल था अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कंपनी के क्षेत्र को कहा जाने लगा, यानी जो कंपनी भारत में किसी क्षेत्र पे कब्जा की हुई है या रखी हुई है उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें 2 ऑप्शन बच गए हमारे। चार्टर एक्ट 1793 का अधिभावी शक्ति का विस्तार किया गया। कौन सी अधिभावी शक्ति? तो एक्ट ऑफ 1786 यानी 1786 के अधिनियम में वो कार्नावालिस के लिए लाया गया था। उसका प्रोविज़न कोई बहुत वो नहीं है, वो एग्जाम में उतना पूछता नहीं है। तो 1793 में अधिभावी शक्ति का विस्तार किया गया, मीन्स गवर्नर जनरल प्लस प्रांतीय गवर्नर का वो प्रोविज़न लाया गया। यानी अधिभावी शक्ति का विस्तार, गवर्नर जनरल का अधिभावी शक्ति का विस्तार और प्रांतीय गवर्नर का किया गया। ट्रेड मोनोपोली को नेक्स्ट 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। ये एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाने लगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड के और उसके स्टाफ के कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा भारतीय राजस्व से। किस में? तो 1793 के चार्टर में। ठीक, अब है हमारा 1833 का, देखते हैं। इसमें केंद्रीयकरण पूर्णतः हो गया, यानी पूर्ण केंद्रीकरण हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिविल मिलिट्री पावर जो है वो यही देखता था, भारत के गवर्नर जनरल। पहला कौन था? तो विलियम बेंटिक था। व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। कैसे? तो 1833 के अधिनियम में जो है उसके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, बस चाय और चाइना के साथ छोड़ करके उसके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, जो कि 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी चाय और चीन दोनों के साथ भी कर दिया। अब ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक बॉडी हो गई। इसमें ओपन कंपटीशन यानी खुली प्रतियोगिता सिविल सर्विस के लिए प्रयास किया गया था, यानी पहली बार प्रयास किया गया, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे
वो अपोज इसका विरोध किए थे। इसी वजह से अंग्रेज अब बिना अनुमति पत्र भारत आ जा सकते थे, भूमि भी खरीद सकते थे। ये प्रोविज़न किया गया 1833 के अधिनियम में। भेदभाव नहीं करेगा कंपनी पद के लिए। दास प्रथा इसी में समाप्त किया गया 1843 में। विधि आयोग का गठन किया गया जिसके मैकाले अध्यक्ष थे 1834 ईस्वी में। ठीक, बाकी सारी आप प्रोविज़न, सारी चार्टर एक्ट आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब देखते हैं जननी सुरक्षा योजना का क्या कह रहा है। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। यानी राज्यों के पूछ रहा है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित योजना है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। यानी मातृ तथा नवजात शिशु के मृत्यु दर में कमी लाना है। इसका लक्ष्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ाना है। ठीक, इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। यानी सरकारी सुविधाएं प्रदान करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से। ठीक, अब इसकी प्रोविज़न देखते हैं। जननी सुरक्षा योजना क्या कह रहा है। जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है, राष्ट्रीय है, 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। यानी कथन 1 गलत है, वो राज्य द्वारा प्रायोजित नहीं है। इसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। यानी संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा दे रहा है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को भी कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। तो हमारा 2 और ऑप्शन 3 दोनों सही है। कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों, लो परफॉर्मेंस स्टेट्स पर विशेष ध्यान देने के साथ यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में लाया गया था। यह राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को संशोधित करके शुरू की गई थी। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995 में शुरू किया गया था। ठीक, अब यह योजना वर्ष 2001-2 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास था, अब यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है। इसे गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। ये सही है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना, ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना JSY के। ये JSY के तहत नहीं किया जा रहा है। कौन? तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो कह रहा है कि इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना के तहत है, न कि जननी सुरक्षा योजना के तहत। दोनों में अंतर है। सभी गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को शून्य खर्च वितरण सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत नहीं। ठीक, तो हमारे इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, ये गलत है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसमें स्कूल जाने से पूर्व के यानी प्री स्कूल बच्चों को, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान करना है। यानी रोग निरोधक जो है कैल्शियम की सप्लीमेंट देना है, कैल्शियम की पूरकता देना है। ठीक, दूसरा है, इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। देखेंगे एक एक ऑप्शन की एनालिसिस करेंगे कि ये रज्जु क्या होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है। इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की जाती है, कृमि की मुक्ति की जाती है। वर्म यानी कीड़ा, बचपन में हमें कीड़ा का वो दवा मेडिसिन टैबलेट खिलाया जाता था, उसी से संबंधित कह रहा है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों को और ध्यान दिलाना शामिल है। अब उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, यानी शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, एम्बिलिकल कॉर्ड। इसमें बच्चों और किशोरों को निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्त की जाती है, ये भी सही है। और इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। अब इसकी एनालिसिस करते हैं क्या है। लॉन्च 2018 में किया गया था एनीमिया मुक्त भारत रणनीति। किस योजना के अंतर्गत? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत, NHM नेशनल हेल्थ मिशन। लॉन्च करने वाला मंत्रालय था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। 2018 में लॉन्च किया गया।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। बैकग्राउंड क्या है इसकी, तो भारत में एनीमिया यानी रक्त की कमी, रक्त अल्पता एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। एनीमिया मीन्स रक्त अल्पता, रक्त की कमी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है कि अभी तक जो आई है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य समीक्षा 2019-21 के अनुसार 57% महिलाएं जो है 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के एनीमिया से ग्रसित है। 67% बच्चे जो 6 महीने से 5 वर्ष तक के वो एनीमिक है यानी एनीमिया से ग्रसित है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का जो है 2015 से 16 की तुलना में ये बढ़े है, यानी एनीमिया के रोग से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ी है, ज़्यादा महिलाओं में और बच्चों में। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, तो आयरन, फोलेट, विटामिन B12 की कमी, परजीवी संक्रमण और खराब पोषण की स्थिति है। ठीक, अब एनीमिया मुक्त भारत AMB का मुख्य फोकस क्या है, एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण करना। यह रणनीति विशेष रूप से निम्न पर केंद्रित है, आयरन, Fe, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 और विटामिन B12 और एनीमिया के गैर पोषण कारण जैसे मलेरिया, थैलेसीमिया, फ्लूरोसिस, इन सभी को खत्म करना है। इसमें कैल्शियम पूरकता का उल्लेख नहीं है, इसीलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो कह रहा है कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है, ये गलत है। गैर पोषण कारण, ये रहा हमारा गैर पोषण कारणों की ओर। अब गैर पोषण कारण में क्या है, तो जैसे मलेरिया, थैलेसीमिया, फ्लूरोसिस, इन सभी को भी खत्म करना है। अब कैल्शियम पूरकता किस कार्यक्रम में दी जाती है, अब देखें तो हमारा ये तो ऑप्शन हो गया, इसका 2, 3, 4 तीनों सही हो गया। अब कैल्शियम पूरकता किस योजना में दी जाती है, तो कैल्शियम पूरकता रोग निरोधक पूरक एनीमिया मुक्त भारत के तहत नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, अब गर्भवती महिलाओं के लिए IFA+ यानी कैल्शियम रेजिम मैटरनल हेल्थ गाइडेंस के तहत दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, फिर गर्भवती महिलाओं के लिए IFA+, कैल्शियम रेजिम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कैल्शियम की पूरकता प्रदान की जा सकती है, एनीमिया से संबंधित नहीं है। भारत सरकार के मैटरनल हेल्थ डिवीज़न के अनुसार गर्भवती महिलाओं को 14वें सप्ताह से 100 mg कैल्शियम के 2 टैबलेट प्रतिदिन 6 महीनों तक दी जाती है। प्रसव के बाद भी 180 दिन तक कैल्शियम सप्लीमेंट जारी रहती है। कैल्शियम से ही हड्डी की मजबूती होती है, या बहुत सारे जैसे दूध में भी कैल्शियम होता है। यह एनीमिया नहीं बल्कि प्रीक्लैम्पसिया और ऑस्टियोपोरोसिस और मदर चाइल्ड बोन हेल्थ से संबंधित है। बोन कैल्शियम की, अगर जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी हो तो उसकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है, टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक, अब देखते हैं शिशु जन्म के समय रज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड की देरी से अभियान। जैसे अब ये है ना कि इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने, एम्बिलिकल कॉर्ड होता है जब बच्चा का जन्म होता है माँ से, तो वो एक कॉर्ड के माध्यम, ये बच्चा है और ये माँ है, तो बच्चा जो है माँ से वो एम्बिलिकल कॉर्ड, एक ये एम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से जुड़ा होता है, तो वही कह रहा है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग यानी DCC का अर्थ है बच्चे के जन्म के बाद रज्जु को तुरंत न काटकर लगभग 1 से 3 मिनट की देरी से काटना। क्यों? यह नवजात में आयरन का प्राकृतिक भंडार बढ़ाता है, जिससे शुरुआती जीवन में एनीमिया की संभावना कम होती है, यानी वो एम्बिलिकल कॉर्ड में इतने पावर है। WHO और भारत सरकार दोनों इस तकनीकी को एनीमिया रोकथाम उपाय के रूप में मान्यता देते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है बच्चों और किशोरों की कृमि मुक्ति यानी डीवॉर्मिंग, कृमि संक्रमण वर्म इन्फेस्टेशन से शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो 10 फरवरी और 10 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1 से 19 वर्ष के बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है कृमि को खत्म करने के लिए। यह कार्य एनीमिया मुक्त भारत रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, यानी कृमि को भी खत्म करना, कृमि मुक्त करना, कीड़ों से मुक्ति दिलाना। स्टेटमेंट 4 एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान। अब गैर पोषण का क्या अर्थ है? यह सबसे उन्नत और विशिष्ट घटक है जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। गैर पोषण कारण मलेरिया RBC को नष्ट करता है, हीमोग्लोबिनोपैथी जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फ्लूरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से रक्त निर्माण में बाधा आती है, यानी फ्लोराइड की अगर अधिकता हो जाए तो रक्त बनने में दिक्कत होती है। स्थानिक क्षेत्रों में इन बीमारियों का विशेष सर्वेक्षण व प्रबंधन किया जाता है ताकि वहाँ गंदगी और सब साफ सफाई की ध्यान रखा जाता है। AMB एनीमिया मुक्त भारत रणनीति में
यह निर्देश है कि राज्यों को अपने स्थानीय क्षेत्रों में इन गैर पोषण कारणों पर विशेष ध्यान देना होगा, यानी क्षेत्र को विशेष ध्यान दे ताकि किसी मलेरिया ना हो, किसी डेंगू के काटने से या किसी के काटने से हीमोग्लोबिनोपैथी का प्रॉब्लम ना हो, फिर फ्लोरोसिस का ना हो, स्थानीय क्षेत्रों को ध्यान रखने से। ठीक, तो ये रहा हमारा इस एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के सभी ऑप्शन का एनालिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त यूज होने वाले अवयवों यानी घटक के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। यानी ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले जितने भी उसके पार्ट है उसके विनिर्माण में जो है कार्बन तंतुओं का यूज होता है। ठीक, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। अब उपयुक्त में से कितने यानी कौन सा सही है? ठीक, तो ये गलत है क्योंकि कार्बन तंतु पुनर्चक्रित किया जा सकता है। कैसे, वो देखते हैं। ठीक, पहले उसकी हम इमेज देखते हैं कार्बन तंतु की। ये रहा कार्बन फाइबर। कार्बन तंतु का मतलब होता है कार्बन फाइबर। ये इस्तेमाल है एयरक्राफ्ट में, आगे का मुंह में। ये इसकी चादर है कार्बन तंतु की यानी कार्बन फाइबर की, और ये कार में गाड़ी में लगी हुई है, ये कार्बन फाइबर है। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। कार्बन फाइबर अत्यंत हल्के, मजबूत और ऊष्मा सहिष्णु रेशे होते हैं जो मुख्यतः कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां कम वजन और अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, स्पोर्ट्स उपकरण और अंतरिक्ष अनुसंधान। इसकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर क्या है? यह मुख्य रूप से कार्बन का 90% से अधिक हिस्सा लिए होते हैं। कौन? कार्बन फाइबर। यह परमाणु षट्भुज हेक्सागोनल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। ये वाला हेक्सागोनल संरचना में व्यवस्थित होते हैं। यह अति सूक्ष्म तंतु, यहाँ सभी पे सी होगा, यह अति सूक्ष्म तंतु के रूप में होते हैं जिनका व्यास सामान्यतः 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, निर्माण प्रक्रिया, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? कार्बन तंतुओं को बनाने की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। पॉलीमर फाइबर तैयार करना, पॉलीमर फाइबर तैयार करना सबसे सामान्य प्रोसीजर है ये। ठीक, पैन यानी पॉली एरिलोन्ट्राइल 90% कार्बन फाइबर यहीं से बनते हैं। ठीक, अन्य स्रोत में रियोन, पीच यानी पेट्रोलियम या कोलतार। स्टेबलाइजेशन, स्थिरीकरण, फाइबर को 200 से 300 डिग्री तापमान पर यानी 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह अस्थायी रूप से रूपांतरित हो जाए। अब कार्बनाइजेशन यानी कार्बनीकरण क्या है? 1000 से 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस वातावरण में गर्म किया जाता है। इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व निकल जाते हैं और शुद्ध कार्बन संरचना रह जाती है। अब ग्रेफिटाइजेशन क्या है? उच्च ताप यानी लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पर ग्रेफाइट जैसी संरचना बनती है। मजबूती और तापीय अस्थायित्व बनाता है, बढ़ता है और इस प्रकार में यह रूपांतरित हो जाती है। ठीक, अब देखते हैं इसके गुणधर्म क्या है, प्रॉपर्टीज। डेंसिटी बहुत कम, इसकी घनत्व बहुत कम होती है, इसीलिए हल्का होता है। पर तन्य शक्ति, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है, जल्दी वो टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा वो टेंसाइल होता है। तन्य मापांक 200 से 6 पास्कल के करीब। ताप सहनशीलता बहुत उच्च होता है, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकता है। जंग प्रतिरोधक बहुत अत्यधिक होता है, जल्दी जंग लगता ही नहीं है। विद्युत चालकता अच्छी परंतु धातुओं से कम होता है। विद्युत चालकता कार्बन फाइबर का अच्छी होता है परंतु धातु से, मेटल से कम होता है। पहले यह माना जाता था कि कार्बन फाइबर नॉन रिसाइक्लेबल है पहले, परंतु अब रिसाइकल्ड कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। पायरोलिसिस, सॉल्वोलिसिस और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों द्वारा पुराने कार्बन फाइबर उत्पादों जैसे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट से फाइबर को निकाल कर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। भारत में इसकी स्थिति क्या है? तो भारत में कार्बन फाइबर उत्पादन सीमित है। अभी हम आयात करते हैं चीन, जापान, अमेरिका से, परंतु हाल के वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारा इसमें दूसरा गलत हो गया, पहला सही, केवल एक। अब इसका हम इसे एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू। कार्बन फाइबर का निर्माण मुख्यतः पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल से किया जाता है, तो पैन से किया जाता है। हम यहाँ देखे थे कि पैन से किया जाता है। ठीक, यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल से किया जाता है। यह उच्च तन्य शक्ति के साथ साथ बहुत अधिक घनत्व वाला पदार्थ है। तो इसमें बहुत अधिक घनत्व कहाँ से आ गया? इसमें तो घनत्व बहुत कम होता है। इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा और खेल उपकरणों में होता है। तो ये सही है, ये सही है,
तो 1 और 3 आंसर ए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। अब किसी यंत्र के बारे में बता रहा है, वो यंत्र क्या है? त्वरण मापी एक्सेलरेटोमीटर है। यानी उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी एक्सेलरेटोमीटर के प्रकार्य की आवश्यकता होती है। ठीक, तो कह रहा है कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। अब एयरबैग का क्या मतलब है हम सभी जानते हैं कि जब कार टक्कर होती है तो एक्सीडेंट, हमारे हेड को बचाने के लिए, हमें एक्सीडेंट से रोकने के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षित रहने के लिए ये स्टीयरिंग है, यहाँ से एयरबैग खुलती है और ये पूरा फैल जाती है जिससे कोई इंसान इस पर टकरा करके उसको ज़्यादा नुकसान ना हो। दूसरा, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है उसका पता लगाना। क्या है वो देखेंगे, सभी ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंड स्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है। जैसे अगर हम ये ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक, अब जैसे स्क्रीन ऐसे है, अब मोबाइल को जैसे ही हम ऐसे किए तो स्क्रीन भी तो ऐसे टाइप में हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो ये त्वरण मापी एक्सेलरेटोमीटर के हैं। तो ये तीनों घटनाएं होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसकी सभी तीन सही है। अब इसकी देखते हैं क्या होता है। वो तापमापी क्या होता है? एक्सेलरेटोमीटर। एक्सेलरेटोमीटर दो भागों से मिलकर बना है, पहला एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और मीटर मापक यंत्र। ठीक, एक्सेलरेशन का मतलब गति टाइप की। ठीक है, एक ऐसा सेंसर लगा होता है, ये कीबोर्ड टाइप का किसी भी वो मैकेनिज्म या प्रोडक्ट में या गैजेट में या डिवाइस में या कार वगैरह किसी भी वस्तु में एक कीबोर्ड टाइप की सेंसर लगी होती। ये सेंसर क्या करता है? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर यानी त्वरण को मापता है। जैसे ही किसी वस्तु, यानी ये सेंसर लगा हुआ है, अब जैसे ही किसी वस्तु में गति हुआ, थोड़ी भी चेंज हुई, तो वो क्या करेगा? उसे माप लेगा। सरल शब्दों में कहे तो यदि कोई वस्तु तेज़ी से चल रही है, धीमी हो रही है या दिशा बदल रही है तो एक्सेलरोमीटर यह बताता है कि वह कितनी और किस दिशा में त्वरित हो रही है। ठीक है, अब कार्य सिद्धांत क्या है इसका? त्वरण मापी जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यानी न्यूटन सेकंड लॉ पर काम करता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसमें एक छोटा मास, प्रूफ मास लगाया जाता है जो त्वरण के समय हिलता है और उसकी गति स्थिति में बदलाव को विद्युत संकेत में बदल दिया जाता है। ठीक, मुख्य प्रकार पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरेटोमीटर, कैपेसिटिव एक्सेलरेटोमीटर, एमईएमएस यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, और सर्वो एक्सेलरेटोमीटर। अब क्या है देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रोमीटर क्या है? इसमें क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है जो दबाव या कंपन पर विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करता है। जैसे ही दबाव या कंपन हुआ तो विद्युत वोल्टेज उत्पन्न कर देगा, जैसे मशीनों में, भूकंपीय कंपन यंत्र में और मिसाइल में, इन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है। अब कैपेसिटिव जो है, दो प्लेटों के बीच की दूरी बदलने पर कैपेसिटेंस बदलती है, जैसे त्वरण ज्ञात किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, ड्रोन, इन सभी चीज़ों में वो कैपेसिटिव यूज किया जाता है। एमईएमएस यानी माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल, बहुत सूक्ष्म आकार के इलेक्ट्रो मैकेनिकल सर्किट होते हैं जो सेंसर के रूप में कार्य करते हैं। आधुनिक मोबाइल, फिटनेस बैंड, जीपीएस सिस्टम आदि में प्रयोग होते हैं। और सर्वो, ये बहुत अधिक संवेदनशीलता वाली प्रणाली मुख्यतः एरोस्पेस और डिफेंस में होती है, नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी वाली चीज़ है। ठीक, वो भी एक्सेलरेटोमीटर से संबंधित। अब प्रयोग देखते हैं इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है एक्सेलरेटोमीटर का। स्मार्टफोन एवं टैबलेट में स्क्रीन के घुमाव का निर्धारण करता है। फ़ोन के गिरने पर फ्री फॉल डिटेक्शन यानी डाटा प्रोटेक्ट करता है कि जैसे ही फ़ोन गिरा तो उसका हार्ड ड्राइव जो है वो बंद हो जाता है, वो सेंसर लगाया हुआ होता है। हेल्थ ऐप्स में स्टेट काउंटर यानी पेडोमीटर के, जब हम चलते हैं तो वो मेरा स्टेप गिनता है। कैसे? आप जब डिजिटल वॉच या स्मार्ट वॉच पहनते हो तो जब आप चलोगे तो आपकी वो स्टेप गिनेगा, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आजकल डिजिटल वॉच में हर चीज़ बता देती है, तो वो एक्सेलरेटोमीटर के कारण ही होती है। अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र में सैटेलाइट नेविगेशन और लॉन्च व्हीकल्स में स्थिति व दिशा निर्धारण के लिए आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में गाइरोस्कोप के साथ मिलकर काम करता है। ऑटोमोबाइल में एयरबैग के समय पर खुलने में सहायता करता है। वाहन की झुकाव या टक्कर की पहचान करने में मदद करता है। भूकंप मापन व संरचनात्मक इंजीनियरिंग यानी इमारतों या पुलों में कंपन और झटके को मापने के लिए एक्सेलरेटोमीटर का उपयोग किया जाए। तो हमने इससे सभी ऑप्शन को एनालिसिस कर लिया। एक्सेलरेटोमीटर क्या होता है जान गए, तो तीनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, पुनर्संरचनशील एक्वाकल्चर प्रणाली में
जैव निस्यंदक बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी फिल्टर करने वाला बायोफिल्टर, अब इसकी भूमिका क्या है इसके बारे में देखते हैं। बायोफिल्टर जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को, बिना खाए हुए मत्स्य का जो चारा है उसको हटा करके अपशिष्ट उपचार प्रदान करता है। यानी हम मछली पाले हुए हैं, अब उसमें हम ये कुछ चारा दिए, पर ये अब जब हम बायोफिल्टर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये सारे को गिराएगा और ये जितने चारा है इसको फिल्टर कर लेगा। जैव निस्यंदक बायोफिल्टर मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान जो मत्स्य के अपशिष्ट होता है उसमें विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। ठीक, जैव निस्यंदक यानी बायोफिल्टर जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। अब देखते हैं इसके एक एक ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन 3 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर होगा केवल बी। अब एनालिसिस करते हैं। ठीक, पुनर्संचरणशील एक्वा कल्चर प्रणाली यानी रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम RAS, यह मछली पालन की एक आधुनिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकी है। मछली पालन की पुनर्संरचनशील एक्वा कल्चर प्रणाली यानी रीसर्कुलेटिंग एक्वा कल्चर सिस्टम, जिसमें एक ही पानी को बार बार शुद्ध करके पुनः प्रयोग किया जाता है। यह एक मछली पालन की आधुनिक तकनीक है जिसका काम क्या है इसमें कि एक ही पानी को बार बार शुद्ध करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वाटर वेस्ट को बचाया जा सके। सरल शब्दों में RAS एक ऐसा बंद सिस्टम है जिसमें पानी को लगातार फिल्टर, साफ और पुनः मछलियों के टैंक में डाला जाता है ताकि पानी की बर्बादी कम हो और प्रदूषण ना फैले। ठीक, अब बायोफिल्टर का कार्य देखते हैं RAS में। बायोफिल्टर नाइट्रोजन अपशिष्ट यानी अमोनिया और नाइट्राइट को कम विषैले नाइट्रेट में बदल देता है जिससे मछलियाँ अधिक मात्रा में सहन कर सकती। यह प्रक्रिया कैसे होती है देखते हैं। अमोनिया NH3 या NH4+ मछलियों के मलमूत्र और बचे हुए भोजन से उत्पन्न होते हैं अमोनिया। अब यह जो है नाइट्रोसोम्स नामक बैक्टीरिया इसे नाइट्राइट में बदल देते हैं, जो बायोफिल्टर में होते हैं वो ये बैक्टीरिया। अब फिर नाइट्रोबैक्टर नामक दूसरे बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। यानी पहले अमोनिया NH3 से नाइट्राइट में बदला गया NO2 में, फिर उसके बाद नाइट्रेट में NO3 में बदल दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया नाइट्रिफिकेशन कहलाती है और बायोफिल्टर का मुख्य जैव कार्य है। हम पढ़े हुए हैं पहले कॉन्सेप्ट या पढ़े होंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यह कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। अब आगे देखते हैं, बायोफिल्टर के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी लेते हैं। बायोफिल्टर क्या है? एक ऐसा तंत्र जिसमें सूक्ष्म जीव किसी तरल या वायु प्रवाह में उपस्थित, यानी बायोफिल्टर में सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो किसी तरल या वायु प्रवाह में उपस्थित प्रदूषकों को विघटित करके शुद्धिकरण कर देते हैं। यानी बायोफिल्टर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी तरल या वायु प्रवाह में जो उपस्थित पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उसको डीकम्पोज करके उसे शुद्ध कर देते हैं। सरल शब्दों में देखें तो जैव निस्यंदक वे यंत्र या संरचनाएं होती हैं जिनमें बैक्टीरिया, कवक या अन्य सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है ताकि प्रदूषक जैसे जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन, यौगिक, VOCs आदि को विघटित किया जा सके। ठीक है, अब ये VOC क्या होता है वो हम देख लेंगे आगे। ठीक है, ये रहा हमारा VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC, जैसे पेंट, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में VOC को कम करना। ठीक, यानी VOC का मतलब एक टाइप का दुर्गंध। मुख्य घटक क्या है? बायोफिल्म, जैव परत। यह सूक्ष्म जीवों की परत होती है जो एक ठोस माध्यम जैसे रेत, कंकड़, प्लास्टिक बीड्स आदि पर उगती है। ये सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बायोफिल्म फिल्टर मीडियम यानी निस्यंदक माध्यम, यह वह सतह होती है जिस पर सूक्ष्म जीव रहते हैं निस्यंदक माध्यम पर। इसमें रेत, लकड़ी के टुकड़े, कोयला, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स या सिरेमिक चिप्स हो सकते हैं। एयर वाटर फ्लो सिस्टम, इसमें प्रदूषित वायु या जल को लगातार निस्यंदक माध्यम से प्रवाहित किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव कार्य कर सके और उसे शुद्ध कर सके। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? प्रदूषित वायु या जल को निस्यंदक में डाला जाता है, वह ठोस माध्यम से होकर गुजरता है जिस पर सूक्ष्म जीव रहते हैं। सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को जैव रासायनिक क्रिया द्वारा तोड़ देते हैं, अतः स्वच्छ वायु या जल बाहर निकल जाती है। मुख्य क्रिया क्या है? जैव अपघटन और जैव ऑक्सीकरण, यानी बायोडिग्रेडेशन प्लस बायो ऑक्सीडेशन है ये। ठीक, अब जैव निस्यंदक के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ बायोफिल्टर्स। जल निस्यंदक, वाटर बायोफिल्टर्स, जल में घुलित जैविक पदार्थों को हटाने हेतु जल एवं अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र इसमें उपयोग किया जाता है। अब वायु निस्यंदक यानी एयर बायोफिल्टर्स में वायु में उपस्थित हानिकारक गैस जो है जैसे VOCs,
H2S सल्फ्यूरिक एसिड, NH3 अमोनिया को विघटित करते हैं। यह औद्योगिक गैस शोधन इकाइयों में उपयोग किया जाता है। अब एक्वेरियम या एक्वाकल्चर बायोफिल्टर्स जो भी हम पहले देखें कि मछली पालन में पानी से अमोनिया, नाइट्राइट्स आदि को हटाते हैं। मत्स्य पालन एवं जल जीवन टैंक में यूज होता है। कंपोस्ट बायोफिल्टर्स अपशिष्ट गैसों के दुर्गंध नियंत्रण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में यूज होते हैं। अब इसका मेजर एप्लीकेशन क्या है? औद्योगिक क्षेत्र में हानिकारक गैसों और गंध नियंत्रण, नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन में गंदे जल का शोधन के लिए, एक्वाकल्चर यानी मत्स्य पालन में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, घरेलू उपयोग में जो है वाटर प्यूरिफायर और एक्वेरियम के लिए, और पर्यावरण संरक्षण में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ठीक, अब भारत में प्रयोग के संदर्भ में देखते हैं इसका। राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना यानी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत जो है STP में बायोफिल्टर तकनीकी अपनाई गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन में बायोफिल्टर आधारित एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को प्रोत्साहित किया है। ठीक, CSRI या NWRI नागपुर में बायो ट्रिकलिंग फिल्टर्स नामक उन्नत संस्करण विकसित किया है जो औद्योगिक वायु प्रदूषण को घटाता है। इसकी लिमिटेशन क्या है? केवल जैव अपघटनीय पदार्थों पर ही, ये ध्यान रखें, केवल जैव अपघटनीय पदार्थों पर ही प्रभावी होता है। तापमान और नमी नियंत्रण आवश्यक है इसके लिए, तभी वह सूक्ष्मजीव कार्य कर सकेगा। समय के साथ बायोफिल्म क्लॉगिंग जाम हो सकता है। ठीक, इसकी लिमिटेशन है। संबंधित योजना और नीतियाँ क्या है तो ये देखते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नदी प्रदूषण घटाने हेतु बायोफिल्टर आधारित STP का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, प्राकृतिक अपशिष्ट शोधन तकनीकी का प्रयोग, और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जैव निस्यंदक यानी बायोफिल्टर का यूज किया जा रहा है। एयर बायोफिल्टर का एक देख लेते हैं। जैसे एक्वेरियम बायोफिल्टर पूछ चुका है, एयर बायोफिल्टर का देख रहे कि एक जैविक प्रणाली है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स यानी सूक्ष्म जीवों और जैविक माध्यमों की मदद से वायु में मौजूद प्रदूषक, दुर्गंध और VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कम या हटाती है। नेचर बेस्ड एयर पोल्यूशन कंट्रोल करती है। इसका यूज है औद्योगिक गैस, अपशिष्ट गैस और दुर्गंध नियंत्रण में। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर लिए, तो इसमें 2 सही है, 1 और 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। एक ये देख लेते हैं फास्फोरस से रिलेटेड, यानी जैव निस्यंदक बायोफिल्टर जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। तो ये सत्य नहीं है, फास्फोरस को बढ़ाते हैं। बायोफिल्टर का मुख्य कार्य नाइट्रोजन साइकिल में मदद करना है, अपशिष्ट हटाना है। फास्फोरस बढ़ाना बायोफिल्टर का मुख्य कार्य नहीं है। फास्फोरस बढ़ाने के लिए एल्गी पॉन्ड्स या फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। ठीक, वो फास्फोरस चक्र में आप पढ़ोगे, जब फास्फोरस साइकिल पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ना है। जैसे कार्बन चक्र होते हैं, फास्फोरस चक्र होते हैं, नाइट्रोजन चक्र, तो उसमें फास्फोरस के बारे में ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे।